हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है। और ये जो चैप्टर है ये जीवों का वर्गीकरण, अर्थात इसमें हम जीवों को उनके अंदर पाए जाने वाले लक्षणों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और यहां जिस वर्गीकरण को आधार माना गया है वो है 5 जगत वर्गीकरण, अर्थात इसमें समस्त जीवों को 5 जगतों के अंतर्गत बांटा गया है। अब ये 5 जगत कौन कौन से हैं, मैं समझता हूं आप सबको याद भी हो गए होंगे, क्योंकि इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं कि ये 5 जगत जो हैं, 5 जगत वर्गीकरण। इसमें देखिए, हमने सबसे पहले मोनेरा के बारे में पूरा हो गया था। काफी दिन चला ये मोनेरा, जिसमें हम एक कोश के प्रोकैटिक जीवों को रखते हैं, जीवाणु आदि को। नीलहरी शैवाल है, माइक्रोप्लाज्मा है। दूसरा है प्रोटिस्टा, इसमें भी एक कोश के जीवों को ही रखा जाता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, यानी जिनकी कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। तो ये भी 5 प्रकार के होते हैं, जो भी आपको याद हो गए होंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। एक तो होता है क्राइसोफाइट, दूसरा होता है डाइएनोफ्लैजिलेट, तीसरा है यूग्लिनॉइड, चौथा जो है स्लाइम मोल्ड, और 5वां जो है प्रोटोजोआ। इसके बाद तीसरा जो है वो है फंजाई। ये फंजाई क्या होते हैं? ये कवक होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोस युक्त नहीं होती है। इनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं। और ये या तो होते हैं परजीवी या मृतजीवी या फिर सहजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। ये कवक भी एक प्रकार से इनके जो तंतु होते हैं, उस तंतु की आकार की किस प्रकार की है और उनके अंदर जनन करने के लिए कौन सी संरचना का विकास होता है, इस आधार पर इन कवकों को भी हमने देखा कि 4 वर्गों में बांट दिया गया है। आपको ये वर्गों के नाम भी हमने बता चुके हैं पहले भी। एक तो होता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसके बाद चौथा जगत जो है वो है प्लांटी। देखिए, प्लांटी के अंतर्गत आता है ये पादप जगत होता है, पादप जगत। अब आप जानते हैं पादपों की जो सारी विशेषताएं होती हैं वो इस जगत के सदस्यों की विशेषता होती है। जैसे देखिए, ये बहुकोश के होते हैं, बहुकोश के, यूकैरियोटिक होते हैं, कोशिका भित्ति सेलुलोस युक्त होती है, संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में, हरित लवक की उपस्थिति, ये प्रकाश संश्लेषी व स्वपोषी, इस तरह के जीव जो होते हैं जिनको हम पादप कहते हैं, वो सब इस प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं।
अब इस प्लांटी जगत में देखिए, जो जिन सदस्यों को रखा गया है, यानी ये पादप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, शैवाल हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। शैवालों से ज्यादा जो विकसित पादप होते हैं ब्रायोफाइटा, जो कि जल स्थलचर पादप कहलाते हैं। पानी और पानी के आसपास का जो क्षेत्र वहां पर ये रहते हैं, युग्मकोद्विदीय संरचना रूप में होते हैं। इसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर होते हैं जिम्नोस्पर्म, और सबसे विकसित जो पादप वर्ग होता है वो है एंजियोस्पर्म। तो ये पूरा जो चैप्टर है, हम इस तरह का, ये प्लांटी जगत से संबंधित चीजें जो होती हैं, जो एक तरह से पादप हैं पूर्ण विकसित, इनको हम रखते हैं चैप्टर नंबर अलग से। तीसरा चैप्टर इन्हीं का होगा, और ये 5 जगत वर्गीकरण का चौथा जगत होता है। अब हम बात करें 5वां जगत, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आता है जगत 5वां, एनिमेलिया। देखिए, नाम से ही क्लियर है, एनिमल्स, एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब होता है प्राणी जगत, प्राणी जगत। इसमें समस्त प्राणियों को रखा गया है जो कि बहुकोषीय होते हैं। एक कोषीय प्राणी जो दिखने वाले होते हैं जैसे अमीबा वगैरह, इनको तो क्या रखा है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा है, प्रोटोजोआ में। लेकिन यहां जो होते हैं वो बहुकोषीय होते हैं। तो ये बहुकोषीय, यानी इनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है। ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्राणी। यूकैरियोटिक प्राणियों का अर्थ आप जानते हैं कि इनके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, और दोहरी झिल्ली युक्त जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं उनकी इनके अंदर उपस्थिति होती है। कोशिका भित्ति का अभाव, देखिए, इस जगत के जो सदस्य होते हैं उनकी कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आप सब जानते हैं कि जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऐसे वो क्या होती है? जंतु कोशिकाएं होती हैं। तो इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। साथ में हरित लवक का अभाव। ये जो एनिमेलिया जगत के जो सदस्य होते हैं, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। और हरित लवक नहीं पाया जाना एक प्रकार से क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो प्राणी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यानी ये स्वपोषी नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? ये परपोषी होते हैं। ये परपोषी जीव होते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी प्राणी जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए और अपना भोजन खुद तैयार कर ले और स्वपोषी की श्रेणी में रखा जा सके, क्योंकि सभी प्राणी जो होते हैं उनके अंदर हरित लवक नहीं है
और जब हरित लवक नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगी तो ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, अर्थात ये भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर आश्रित रहते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे, ये परपोषी कहलाते हैं। साथ में इनमें संचित भोजन, देखिए हमने प्लांटी जगत के सदस्यों के बारे में पढ़ा कि इनमें जो संचित भोजन होता है ये संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन इन एनिमेलिया जगत के जो पादप होते हैं, एनिमेलिया जगत के जो प्राणी होते हैं उनमें संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ना कि स्टार्च के रूप में। संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, ये ग्लूकोज एक प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो संचित अवस्था में बना हुआ रहता है या फिर वसा के रूप में उपस्थित रहता है। ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन बाद में क्या हो सकती है, वसा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये एनिमेलिया जगत के सदस्यों, इसको आप नोट कर लीजिए, और भी बहुत सारे लक्षण हैं, आप इसे एक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं कि ये बहुकोष के होते हैं, यूकैरियोटिक प्राणी होते हैं, कोष का भित्ति का अभाव होता है, हरित लवक का अभाव होता है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परपोषी जीव होते हैं, इनमें संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में या फिर इसको कह सकते हैं जो है वसा के रूप में संचित रहता है। अब आता है इनके कुछ और विशेषताएं। देखिए ये जो इनके अंदर जनन की जो क्रिया है वो विशेष विधियों के द्वारा होती है, विशेष प्रकार से होती है। इनमें जनन के लिए विशिष्ट संरचनाओं की उपस्थिति होती है। यानी प्राणी जो होते हैं इनके अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग अंगों के माध्यम से जनन की जो है क्रिया की जाती है, और इनमें वृद्धि भी विशिष्ट तरीके से होती है, विशिष्ट पैटर्न से होती है। कोई गोल आकार, इन किसी की संख्या में वृद्धि होती है और ऊतकों का निर्माण नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऊतकों का निर्माण हो जाता है। तो इनका जो शरीर का जो संगठन है वो विभिन्न स्तरों का होता है। इनका शारीरिक संगठन विभिन्न स्तरों का होता है। प्राणियों में अलग अलग तरीके का, जैसे किसी में अंग स्तर का संगठन है, किसी में ऊतक स्तर का है, किसी में तंत्र स्तर का है, तो अलग अलग तरीके का इनका संगठन होता है। इनमें उच्च कोटि की संवेदनशीलता पाई जाती है। अब देखिए, आप पादपों में संवेदनशीलता नहीं होती है, यानी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की जो प्रवृत्ति होती है ये पादपों में भी होती है, लेकिन पादपों की तुलना में प्राणियों में सबसे ज्यादा होती है। आप देखिए, किसी भी प्राणी को अगर हम उद्दीपन देते हैं तो उस उद्दीपन के द्वारा इनके अंदर तुरंत अनुक्रिया होती है, अर्थात कह सकते हैं स्टिमुलस जैसे ही मिलता है, स्टिमुलेशन, तुरंत ये क्या करते हैं, उसके अनुसार एक्शन करते हैं, यानी क्रिया करने लगते हैं। इनमें स्पष्ट गमन पाया जाता है, यानी ये जो प्राणी होते हैं इनके अंदर स्पष्ट रूप से गमन होता है,
पादप तो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, अपने ही स्थान पर पोषण प्राप्त करते हैं क्योंकि स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्राणी होते हैं इनमें अपने भोजन की प्राप्ति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्पष्ट रूप से गमन करने का गुण पाया जाता है। आप देख लीजिए, मानव के बारे में कहें या कोई भी गाय भैंस भेड़ बकरी कोई भी जीव हो, वो क्या करता है कि भोजन की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, स्पष्ट रूप से गमन करता है। और वो गमन करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, कोई कूटपादों के द्वारा, कोई कंसाविकाओं के द्वारा, कोई स्पर्शकों के द्वारा, कोई उपांगों के द्वारा, सूक के या सीटी के द्वारा, अलग अलग अंग हैं जो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। इसके बारे में कई जो विशेष गुण होते हैं अलग अलग प्राणी के अंदर, उनके बारे में। अब देखिए इसमें बात करें कि ये जो एनिमेलिया है इसमें जनन की जो क्रिया है वो विशेष रूप से लैंगिक जनन होता है। यानी जो कम विकसित जीव होते हैं उनमें तो अलैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जीवों में जो विकसित होते हैं उनमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक। इनमें मुख्य रूप से लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि इनमें स्पष्ट रूप से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव और कह सकते हैं सिस्टम होते हैं, और उनके द्वारा यहां लैंगिक जनन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से होती है। अब देखिए ये जो कह सकते हैं कि ये एनिमेलिया जगत है, इसके सदस्यों में भी बहुत ज्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इस आधार पर इनको भी वर्गीकृत किया गया है। यानी इनको भी इनके अंदर पाए जाने वाले लक्षणों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए इसके अगर हम उदाहरण देखें तो ये इसके देखिए एक तो होते हैं नॉन कॉर्डेटा, इनको कहते हैं एकशेरुकी प्राणी। ऐसे प्राणी जिनमें नोटोकॉर्ड जो होती है उसकी उपस्थिति नहीं होती है, यानी कशेरुक दंड नहीं होता है। तो ऐसे प्राणी जो होते हैं इनके भी कई संघ हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा कि जैसे पोरीफेरा, सीलंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो डरमेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब संघ हैं किसके, नॉन कॉर्डेटा के संघ हैं। ये संघों के नाम हैं। ये सब संघ हैं। इसी प्रकार से दूसरे होते हैं कॉर्डेटा प्राणी, इनके भी वर्ग होते हैं, यानी इनको भी समूहों के अंदर बांट दिया गया है। कॉर्डेटा अपने आप में संघ है और इसके भी वर्ग हैं, यानी इसको 5 वर्गों में बांट दिया गया है। तो इसे आप ये पहले भी आपने पढ़े होंगे इनके नाम, और ये हम चैप्टर नंबर 4 जो पढ़ेंगे उसमें इनके अंदर किन किन जीवों को रखा गया है और उनके अंदर कौन कौन सी विशेषता होती है, उन सब चीजों को इसमें पढ़ने वाले हैं। अब आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा
संघ। अब इसके वर्ग हैं, एक तो होता है सबसे पहले पिसीज महावर्ग होता है जिसे हम मत्स्य वर्ग कहते हैं। दूसरा है एम्फीबिया, एम्फीबिया उभयचारी वर्ग जिसमें मेंढक आता है। तीसरा जो है वो है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया इसके अंदर सरीसर्प वर्ग कहते हैं इसको। और चौथा जो है ये है एवीज, और पांचवा जो है वो है मैमेलिया। यानी ये मत्स्य वर्ग है, ये उभयचारी वर्ग, मेंढक वाला वर्ग है ये है सरीसर्प वर्ग, ये है पक्षी वर्ग, और ये है स्तनधारी वर्ग। देखिए यहां हमने देखा कि प्राणियों को उनके अंदर पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। तो यहां ये सब किस तरह से बांटे गए हैं, कितने इनके क्या क्या गुण हैं, कौन कौन से सदस्यों को रखा गया है, तो ये हमारा प्राणी जगत के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमने 5 जगत अवधारणा में पांचों जगतों के जीवों के बारे में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर इस 5 जगत वर्गीकरण में कुछ ऐसे जीव हैं जो शामिल नहीं किए गए हैं, और जिन जीवों को बाद में खोजा गया है, जब 5 जगत वर्गीकरण की अवधारणा दी गई है उसके बाद में जिनके बारे में पता चला है, तो कुछ ऐसे जीव हैं जैसे वायरस है, विरोइड्स है, तो इनको भी, ये भी जीव हैं, तो इनका अध्ययन जो है वो इसी चैप्टर में हमको करना है। तो अगला हमारा टॉपिक जो होगा उसका नाम होगा वायरस, ठीक है, जिसे एक विषाणु के नाम से जाना जाता है। और आजकल तो आप विषाणु या वायरस के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, क्योंकि वायरस जो कि एक कोविड-19 वायरस है उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और इसी से सब लोग परेशान हैं। तो वो वायरस कैसे होते हैं, इनमें क्या विशेषता होती है, इनके अंदर संरचना किस तरह से बनी हुई होती है, इन सब चीजों के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और फिर भी कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, ओके।